आज की क्लास में हम लोग आते हैं क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 1 पे जैव प्रक्रम। सजीव और निर्जीव में फर्क आप समझते होंगे। सजीव जिसमें जीवन के लिए जो भी आवश्यक गतिविधियां होती हैं, जैसे सांस लेना, भोजन करना, प्रजनन, श्वसन, परिसंचरण, ये सभी सजीवों में पाए जाते हैं, लेकिन निर्जीवों में ये लक्षण नहीं पाए जाते। अब है कि सजीवों में जो ये लक्षण हैं, तो इन लक्षणों की उत्पत्ति किसी खास प्रक्रम के द्वारा होती, किसी खास प्रक्रिया के द्वारा होती है। उन्हीं सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे वृद्धि होना, शरीर में श्वसन होते रहना ताकि भोजन मिल सके, पोषण मिल सके शरीर का। तो पोषण के लिए हमको अब क्या चाहिए? भोजन चाहिए, तो उसके लिए पोषण होगा। पोषण के बाद पोषण का पाचन होगा, पाचन के बाद फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, फिर उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए श्वसन होगा। ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ? फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर हमको चाहिए कहाँ? कोशिका में, तो उसके लिए परिसंचरण होगा। फिर उपापचयी जो प्रक्रम होंगे, उनसे कई ऐसे अवांछनीय पदार्थ बनेंगे जिसका निष्कर्षण आवश्यक होगा बॉडी से, तो उसके लिए उत्सर्जन होगा। इस तरह से कई तरह की गतिविधियां होंगी, जो गतिविधियां जीव के लिए आवश्यक है, और यही गतिविधियां सजीव और निर्जीव में फर्क कराती है। इन्हीं सभी गतिविधियों को हम सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। अब हम लोग आते हैं एक एक प्रक्रम को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पोषण। पोषण का अर्थ यह है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा, इस विधि के द्वारा सजीव भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन क्यों चाहिए? ऊर्जा के लिए चाहिए, उनके भीतर जीवद्रव्य के निर्माण के लिए चाहिए, ताकि कोशिका का विभाजन हो, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मति हो, अन्य उपापचयी प्रक्रमों के लिए चाहिए, साथ में सजीवों के नियंत्रण और समन्वय के लिए चाहिए। ठीक है, ताकि सभी अंग सुचारू रूप से काम कर सकें। तो ये जो पोषण है, ये आप जैव विविधता में हम देखे थे कि जीव तो एक तरह के होते नहीं हैं। पादप है, जंतु हैं, कोई शाकाहार है, कोई मांसाहार है। तो क्या सभी जीवों में एक ही तरह का पोषण होगा? तो इसका आंसर निश्चित तौर पे होगा कि एक ही तरह का पोषण नहीं, जीवों के हिसाब से पोषण की नीति भी बदल जाती है। ठीक है। अब जैसे जो पेड़ पौधे होंगे, उनमें स्विंग प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में। उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो ऐसे जीवों को स्वपोषी कहेंगे। लेकिन जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उनको कहते हैं परपोषी, क्योंकि वे दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब परपोषी भी कई तरह का होगा। एक वो होगा जो आप देखेंगे कि बहुत सारा परपोषी ऐसा है जो दूसरे शरीर के जीव के भीतर या बाहर करके उससे भोजन प्राप्त करता है। उसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा एंजाइम रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपके बॉडी में आंत में वर्म्स पाए जाते हैं, वर्म, राउंड वर्म, या फिर बैक्टीरिया में जो है आपको एस्चेरिशिया कोलाई पाया जाता है। ये हम जो भोजन आप करते हैं, उस भोजन के पाचन के फलस्वरूप जो छोटे छोटे सूक्ष्म भोजाणु बनते हैं, उस भोजाणु को वो सीधे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। कुछ जीव ऐसे हैं जो शरीर के बाहर रह करके भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जैसे खटमल, बेडबग जो आप देखते हैं, वो क्या है? बॉडी के भीतर नहीं है, लेकिन बॉडी से ही भोजन प्राप्त कर लिया। जोंक होता है, बॉडी के भीतर नहीं है, लेकिन बॉडी से भोजन प्राप्त कर लिया। तो ये सभी परपोषी कहलाते हैं। परपोषी में कैसा परपोषी? जो परजीवी। ठीक है। तो अंतः परजीवी जो शरीर के भीतर रहते हैं, और बाह्य परजीवी
जो शरीर के बाहर रह के भोजन प्राप्त करते हैं। तो एक तो समझ गए कि ये हो गया हाँ परजीवी परपोषी में। दूसरा आप देखिए मृतजीवी। मृतजीवी ऐसे भी जीव कुछ आप देखेंगे जो जीव किसी मृत पदार्थ के भीतर या बाहर रह करके उससे भोजन प्राप्त करता है। मृत पदार्थ का मतलब मृत जीव। हाँ, मृत पदार्थ का मतलब कोई निर्जीव नहीं, चट्टान या फिर कोयला नहीं, बल्कि कोई जीव जैसे पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु अगर मर गए हैं तो उनसे वो भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे कहीं पे कोई अगर छोटा सा जीव भी या बड़ा जीव मर गया हुआ है और यदि वो बाहर में ऐसे ही रखा हुआ है, जैसे चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, और आप देखेंगे कि क्या वो जिस कंडीशन में आज से 10 दिन पहले था मृतावस्था में, उसी अवस्था में अभी भी है क्या? आप देखेंगे कि नहीं, उसमें विघटन शुरू हो गया, बहुत सारे उसके अंग आपको गायब मिलेंगे। निश्चित तौर पर कुछ जीव ऐसे थे जो उन्हीं से भोजन प्राप्त कर लिया। ऐसे जीवों को मृतजीवी कहते हैं और ऐसा पोषण मृतजीवी पोषण कहलाता है। अब देखिए कि हम लोग हैं या जो बड़ा जीव है, बड़ा जंतु जिसको आप कह सकते हैं, वो क्या है कि हम लोग खाते हैं चावल, रोटी, फल खाते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए? बॉडी ब्लड को चाहिए, सेल्स को चाहिए ग्लूकोज, सेल को चाहिए इम्यूनो अम्ल, ताकि जीविका विकास संश्लेषण हो सके। ठीक है, तो इनके लिए ये ठोस घुलित पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन चाहिए उसका सूक्ष्म रूप। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे कि जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हम भोजन में ग्रहण कर रहे हैं वो टूट करके सूक्ष्म पदार्थों में आ जाए, में एब्जॉर्ब हो करके आसानी से कोशिका तक चला जाए। तो उसके लिए पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो रसायन पाचन में मदद करता है बॉडी के भीतर, कहते हैं एंजाइम। ठीक है, क्या है? एंजाइम। इस प्रकार ऐसे पोषण को कहते हैं प्राणिसम पोषण, प्राणी के समान पोषण, प्राणिसम पोषण। तो स्वपोषी पोषण में हर एक पेड़ पौधे हो गए जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और क्या हो गया कि मृतजीवी पोषण, मृत शरीर से जीव भोजन प्राप्त किए। परजीवी पोषण, दूसरे शरीर के भीतर रह करके। ठीक है, और परजीवी जिनके शरीर के भीतर रहते हैं उनको कहते हैं पोषी। और प्राणिसम पोषण न्यूट्रिशन कहते हैं, इसमें ठोस घुलित पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते। अब देखिए हरे पेड़ पौधे जो है उसमें जाइलम और फ्लोएम उत्तक हम लोग देखे थे। उत्तक, जाइलम फ्लोएम, जाइलम उत्तक क्या करता है कि मिट्टी में दूध, खनिज लवण और जल है, इसको या वहाँ से अवशोषित करके वहाँ का जो सेल्स है वो अवशोषित करता है, इसको पत्तियों तक पहुँचाता है। फ्लोएम में क्लोरोफिल पाया जाता है। समय में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसको प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण इसलिए कहते हैं कि इस प्रक्रिया में सूर्य की रासायनिक ऊर्जा का संश्लेषण भोजन में, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का संश्लेषण भोजन में रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में हो जाता है। ये पता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप जानते होंगे कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट, इसका रूपांतरण होता है। तो में जो प्रकाश ऊर्जा है वह भोजन के रूप ऊर्जा में संश्लेषित हो रही है। प्रकाश का संश्लेषण यहाँ हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है। वायुमंडल से प्राप्त CO2, ठीक है, जल से प्राप्त H2O, मिट्टी से प्राप्त H2O का
संश्लेषण ग्लूकोज के रूप में होता है, C6H12O6 के फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है और H2O गैस बनता है। ठीक, यह H2O क्या होता है, तो यह वाष्पोत्सर्जन के जरिए प्लांट के स्टोमेटा से, पत्ती के स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है। कुछ ऑक्सीजन प्लांट खुद कंज्यूम करता है क्योंकि प्लांट को भी श्वसन करना होता है, बाकी जो है ऑक्सीजन वो वायुमंडल को दे देता है। तो इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हम ग्लूकोज, हम जो खाना खाते हैं, भात खाएं, रोटी खाएं, ये ग्लूकोज की अवस्था में आ जाता है। अब पेड़ पौधे ऑलरेडी ये ग्लूकोज बनाए हैं, इसलिए पेड़ पौधे में पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब पाचन में जो मेन कोशिकांग है ये प्रकाश संश्लेषण में, वो है क्लोरोप्लास्ट। हम लवक बताए थे कोशिका चैप्टर में कि लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो बताए थे कि वर्णी लवक जो है वो फल में, बीज में या फूल में पाया जाता है, उनका आकर्षक रंग देता है। ठीक है, अवर्णी लवक जड़ तना पत्तियों में, जड़ तना में पाया जाता है और खाद्य संचय का काम करता है। और हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जिस लवक में हरित लवक पाया जाता है, मतलब जिस लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो अब आप एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक की आवश्यकता है या नहीं है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक पत्ती, क्रोटन की पत्ती तोड़ लीजिए। क्रोटन की पत्ती ही आप क्यों तोड़े, इसलिए तोड़ दिए क्रोटन की पत्ती की वो पत्तियां रंगीन होती है, उसका कुछ भाग हरा होता है, कुछ भाग दूसरा कलर होता है। तो जो भाग हरा है, इसका अर्थ है कि वहां पे कौन लवक है, हरित लवक। और जो भाग हरा नहीं है, दूसरे कलर का है, यानी वहाँ वर्णी लवक। तो अब जो हरा कलर है, जहाँ जहाँ हरा रंग आपको पत्ती में दिख रहा है, उसको मार्क कर दीजिए और उसके बाद आप उसको उबाल दीजिए पत्ती को। उबालने के बाद ठंडा करके इसको आप इस पर आयोडीन का घोल डालिएगा, तो क्या होगा कि जो हरा भाग था जहाँ मार्क किए थे वो नीला हो गया, है ना। तो आयोडीन का घोल मंड की उपस्थिति में उसका रंग नीला हो जाता है, बाकी भाग जो रंगीन था वो नीला नहीं हुआ। अर्थात पत्ती के उसी भाग में प्रकाश संश्लेषण हुआ जिस भाग में हरित लवक मौजूद था। तो इस प्रयोग से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मंड हरित लवक की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। अब दो अलग अलग गमला में दो पत्तियों को ले, है ना। एक में क्या करें कि एक गमला में, अच्छा एक ही गमला में भी आप ले सकते हैं, अलग अलग आप लेके। एक में क्या करें, खुला छोड़ दें, और एक गमला में आप क्या करें कि उसको टोटल पॉलीथीन से पैक कर दें। इसके अतिरिक्त उसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिला दे सकते हैं, जो जो इसमें पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसको फिर धूप में छोड़ दे। ये इसका दोनों का रंग भी हरा था, उसमें सूरज का प्रकाश भी आया, क्योंकि अगर पॉलीथीन है तो पॉलीथीन के थ्रू तो प्रकाश आ ही जाएगा। ठीक है, जल भी पत्तियों दोनों में जाइलम को तो नहीं बांधे हैं, तो सब कुछ आया। सिर्फ आप एक में कार्बन डाइऑक्साइड गया, एक में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं गया। आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें मिला सकते हैं। पन्नी में हल्का डाल दीजिएगा और इसको एयर टाइट करके बांध दीजिएगा, तो क्या होगा कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके भीतर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब पत्ती को क्या नहीं मिला, इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जो इसको हम नहीं बांधे हुए हैं। पर्यावरण में जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको ये लेगा। अब फिर उसको जो है दिन भर छोड़ने के बाद आप जो है दोनों में से एक एक पत्ती तोड़ें
जिसको बांधे तो उसमें से एक पत्ती तोड़े, जिसको नहीं बांधे तो उसमें से एक पत्ती तोड़े, और फिर दोनों को उबाल दें, धो दें, ठंडा कर दें, उसका आयोडीन का घोल डालें, तो आप देखेंगे कि जिस पत्ती को आप नहीं बांधे थे उसका रंग नीला हो गया, और जिसको आप बांध के रखे थे उसका रंग नीला नहीं हुआ। यानी जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला उसमें मंड का निर्माण नहीं हुआ। और इस प्रयोग से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मंड कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इसी तरह से आप सूर्य प्रकाश की आवश्यकता का पता कर सकते हैं कि एक को आप ठंडा में रखें, मतलब कि आप बंद कमरे में रखें। प्रकाश के विवर्तन से तो आ ही सकता है प्रकाश। ठीक है। प्रकीर्णन जो प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाए थे, तो उससे जो है वो आ ही जाएगा। अगर आप बरामदा पे भी रख देंगे तो आप एकदम बंद कमरे में रखें जहाँ लाइट बिल्कुल ना पहुँचे, एक को आप खुले में छोड़ दें, धूप में छोड़ दें, तो उससे भी आप निकालेंगे, पत्तियाँ निकालेंगे, तो आप देखेंगे फिर वही प्रयोग को दोहराएंगे। जो पत्ती धूप में था उसका रंग नीला हुआ, और जिसका जो धूप में नहीं था उसका रंग नीला नहीं हुआ। और इस प्रयोग से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। इस प्रकार आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और हरित लवक की उपस्थिति का पता तो लगा ही लिए। और जल के बारे में तो आप प्रैक्टिकली देखते ही हैं कि जिस पौधे में जल की कमी हो जाती है, जड़ में हम पौधा में पानी नहीं देंगे, ऑलरेडी वो सूख जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो गया। क्लियर आपका? अब हम लोग देखते हैं कि जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप जानते होंगे कि जीव एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो एक कोशिकीय जीव तो अलग अलग अंग होंगे नहीं। जब पूरा जीव ही एक कोशिका का है तो बस उसके शरीर के जो ऊपर वाला भाग होता है, जिसको आप प्रोटोप्लास्ट कहें, या फिर आप कहें कि प्लाज्मा झिल्ली, उसी के थ्रू जो है क्या हो जाता है, पोषण हो जाए। जैसे अमीबा में ये जो बनता है कर्व उत्पाद जिसको कहते हैं, उसके थ्रू पोषण हो जाता है। तो एक कोशिकीय जीवों में उसके शरीर से पोषण हो जाता है और अवशोषण द्वारा हो जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी अंग की। अब जो बहुकोशिकीय जीव है, खासकर जो मनुष्य है, इसमें क्या है कि बड़ा जीव है तो इसमें भिन्न भिन्न तरह के अंग होंगे मनुष्य में पोषण। ठीक है। अब देखिए कि मनुष्य का पोषण जो है मुंह से स्टार्ट होता है और आंत तक पोषण की प्रक्रिया होती है। क्योंकि जब ठोस घुलित पदार्थ है, इस ठोस घुलित पदार्थ के क्या होंगे, ठोस घुलित पदार्थ के छोटे छोटे रूपों में टूटने की आवश्यकता होगी, यानी पाचन की आवश्यकता होगी। तो मुंह के द्वारा यह ठोस घुलित पदार्थ को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के पश्चात यहाँ से, यहाँ मुंह में ही आपको सैलिवरी, यहाँ पे ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड, है ना, और जिसको हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि से लार निकलता है और लार जो है यहीं पे पाचन शुरू कर देता है। ठीक है। और उसके बाद फिर भोजन आता है कहाँ, ग्रसिका होते हुए, ग्रास नली से ग्रसिका होते हुए कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। अमाशय में यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीएज पाचन। एज शब्द लगा होगा, ये आप समझ जाएंगे कि ये एंजाइम का है। कार्बोहाइड्रेट पचाने वाले को कार्बोहाइड्रेज, प्रोटीन पचाने वाले को प्रोटीएज, वसा पचाने वाले को लाइपेज, है ना। एज जहाँ जहाँ लगा होगा आप समझ जाएंगे कि ये पाचक एंजाइम की चर्चा हो रही। ठीक है। तो लार में भी सैलिवरी एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है। जो मंड का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। तो अमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएज पाए जाते हैं। ठीक है। उसका अग्नाशय है, यहाँ पे लाइपेज पाए जाते हैं जो वसा का पाचन करता है। फिर भोजन आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में सक्कस इंटेरिकस पाया जाता है,
जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज और लाइपेज तीनों पाया जाता है। यानी ऊपर में यदि मुंह में से कुछ अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं पच पाया और मासे से कुछ प्रोटीन नहीं पच पाया, ठीक है, और पित्ताशय के पित्तरस से यदि अग्नाशय में वसा का पाचन नहीं हो पाए तो क्या होगा कि शेष अनपचा भोजन सभी सर्कस इंद्रिकस में जो तीनों पाए जाते हैं उसे पच जाता है। पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में इलियम नामक कैविटी पाई जाती है, इलियम गुहा, ठीक है। इलियम नामक कैविटी पाई जाती है। उस कैविटी में क्या होता है, रसांकुर होते हैं, बिल्लाई कहते हैं इंग्लिश में इसको। और रसांकुर से या भोजन का जो अब जो एकदम सूक्ष्म अणु हो गए भोजनों के, वे बहुत सूक्ष्म अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ, ग्लूकोज, प्रोटीन का इम्यूनो अम्ल, है ना, वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ये यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। अब जो अनपचा भोजन है वह बड़ी आंत में एकत्रित होने लगता है। जब एक बार ज़्यादा एकत्रित हो जाता है तो गुदा द्वार से बाहर मल के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार ये प्राणिशम पोषण का एग्जाम्पल था मनुष्य के थ्रू। इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, कहाँ से कौन पाठ्यक एंजाइम निकलते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। अब इसमें एक है कि दंत क्षरण क्या होता है। तो दंत क्षरण मतलब दांत का क्षय होना। दंत क्षरण या दंत क्षय इनामेल या डेंटिन के शनैः शनैः मृदुकरण के कारण होता है। इसका आरंभ तब होता है जब जीवाणु शर्करा प्रक्रिया करके अम्ल बनाते हैं और तब इन इनामेल मृदु या बिखर क्या हो जाता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लांक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक देता है, इसलिए लाल अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाते। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजन के बाद दांतों में ब्रश करके प्लांक हट सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए भोजन करने के बाद, ठीक है। तो और इससे यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो प्लाक से दांत का क्षरण होने लगता है, उसी को दंत क्षरण किया। इस तरह से आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब अगले क्लास में हम लोग श्वसन पर डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया।